जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हम आपको वेलकम करते हैं कोड नेटवर्क में एक बार फिर से। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कि हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी। पिछले लेक्चर में हमने लिस्ट के बारे में बात की थी कि HTML हमें 3 टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात की थी, और फिर हमने टेबल्स के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे होंगे मीडिया के बारे में। और जो चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है लिंक। हम लिंक के बारे में बात कर रहे होंगे, इमेज के बारे में बात कर रहे होंगे, और HTML5 जो है हमें वीडियो और ऑडियो की भी एबिलिटी देता है, तो हम वो भी यूज़ कर रहे होंगे। और आखिर में हम आई-फ्रेम के बारे में बात कर रहे होंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, हमने अपने वेब पेज के ऊपर किसी लिंक को रखना होता है कि जैसे ही यूज़र आए उस लिंक को क्लिक करे और सीधा वो उस लिंक की डेस्टिनेशन पर जाकर पहुंचे। तो हमने लिंक वहां पर किस तरह से रखने होते हैं और लिंक हम किस तरह से रख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिंक के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं एंकर टैग, और उसका सिंटैक्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है विच इज़ href, जो कि हमारा हाइपर लिंक रेफरेंस होता है, और उसके बाद हम वैल्यू दे रहे होते हैं। यहाँ पर लिंक आ रहा होता है हमारी किसी वेबसाइट का हो सकता है, हमारे किसी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, किसी वीडियो का हो सकता है। तो वो लिंक हम यहाँ पर प्लेस कर रहे होते हैं, और बाद में हम कोई नेम दे रहे होते हैं उस लिंक को। तो होता क्या है कि हमारा ये जो लिंक है ये हमारे वेब पेज पे शो नहीं होता। यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो उस लिंक की जगह पर शो हो रहा होता है। यूज़र आके इस नेम के ऊपर क्लिक करता है और फिर वो जंप करता है किसी और पेज पे। तो आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है, और आपने उसी तरीके से करना है। तो मैंने सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक ऑडियो का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर अपनी फ़ाइल रख दी जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने इमेज का बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रख दी जो कि मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो का बनाया, और साथ में हमारी वो फाइल है जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी HTML की फ़ाइल। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना और उस फोल्डर के अंदर चीज़ें रख देनी है। और फिर क्या करना है, अपने विजुअल स्टूडियो में जाके आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, और फिर ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से वो फोल्डर पिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाइए, अगर आपने डेस्कटॉप पे उसे रखा है तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने लिंक के बारे में बात करनी है, तो हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं जो भी लिंक दूंगा वो मेरे वेब पेज पे नज़र आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर गूगल का लिंक देता हूँ विच इज़ HTTP। बाय द वे दिस इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे अपने बैकएंड में। और इसके बाद हमारे पास कॉलन और www.google.com। अब यहाँ पर मैंने वो नाम लिखना है जो कि मेरे वेब पेज पे नज़र आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू गूगल। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है गो टू गूगल। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि मैंने जो लिंक रखा था वो लिंक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मैंने जो टेक्स्ट रखा वो टेक्स्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा जंप करूँगा गूगल की वेब पेज पे। तो इस तरह से हम इसके साथ खेल रहे होते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर होता है, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा जो गूगल का पेज है वो मेरी उसी विंडो में ओपन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे गूगल का जो पेज है या फिर कोई भी लिंक है जो हम रख रहे होते हैं वो मेरी उसी विंडो में ओपन ना हो, बल्कि किसी और विंडो में ओपन हो। तो उसके लिए हम टारगेट का यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ टारगेट, और टारगेट के अंदर हम ब्लैंक को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं ब्लैंक लिख कर इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ना, तो मेरा जो वेब पेज है वो एक नई विंडो में ओपन हुआ है, तो उस विंडो में ओपन नहीं हुआ। तो एक ये हमें फ़ायदा हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज नई विंडो में ओपन ना हो बल्कि उसी विंडो में ओपन हो, तो आप ब्लैंक की जगह सेल्फ लिख सकते हैं। लेकिन रेकमेंड यही होता है कि जब भी यूज़र किसी लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो लिंक जो हो वो एक नई विंडो में ओपन हो, ना कि उसी विंडो में ओपन हो। तो हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ब्लैंक को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी इमेज के। बाज़ वक़्त हमें इमेज भी दिखानी पड़ जाती है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए सिंपल हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं और हम सोर्स देते हैं। अब यहाँ पर मेरे उस फोल्डर का काम आ रहा है जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया था। उसके अंदर मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया था। देखिए जैसे मैंने इमेज लिखा तो मेरे फोल्डर का नाम आ गया। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर अपीयर हो रही होंगी। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ इसे सेव। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है आल्ट। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमने अपनी एक इमेज लगाई और वो इमेज हमारे वेब पेज पे नज़र नहीं आती। बहुत से रीज़न हो सकते हैं
या तो मेरी इमेज का यूआरएल गलत हो सकता है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, या फिर मेरा जो यूज़र है वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर ब्राउज़र मेरी इमेज को लोड नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी इमेज नज़र नहीं आ रही तो उस इमेज की जगह पे मेरा एक अलहदा सा अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो जो कि नज़र आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मेरी इमेज थी फ्लावर्स के बारे में और किसी वजह से ब्राउज़र मेरी इमेज को लोड नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट लिख दूंगा कि दिस इज़ फ्लावर्स इमेज। तो यूज़र उसे पढ़ते ही समझ जाएगा कि यहाँ पर जो इमेज थी वो फ्लावर की थी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ इमेज। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ी इमेज मेरे सामने आ रही है। इसका साइज़ फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे विच इज़ विड्थ, और मैं इसकी विड्थ लिखता हूँ 360। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब जो मेरी इमेज है उसका साइज़ जो है वो छोटा हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि मेरा जो लिंक था और मेरी जो पिक्चर है वो एक ही लाइन में आ रही है। तो मैं चाहता हूँ ये अलग अलग लाइन में हो। तो मैं क्या करूँगा, हमने जो पहले लेक्चर में एक यूज़ किया था लाइन ब्रेक के लिए, मैं वही लाइन ब्रेक यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसे करूँगा सेव, जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, इसे करूँगा रिफ़्रेश। तो अब देखिए मेरा लिंक और मेरी इमेज जो है वो अलग अलग लाइन में है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को रख रहे होते हैं। अब जो मैंने बात की थी अल्टरनेटिव की, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना अपनी मेरी जो इमेज है उसका जो लिंक है उसे मैं थोड़ा गलत करता हूँ, उसमें थोड़ी मिस्टेक लाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर www लिख देता हूँ। अब जैसे मैं इसे करूँगा सेव, जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब वो मेरी इमेज नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसके पाथ में चेंज कर दिया और वो इमेज मेरे फोल्डर में थी ही नहीं, मैंने पाथ चेंज कर दिया। तो यहाँ पर उस इमेज की बजाय वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि मैंने आल्ट के अंदर लिखा था। यहाँ पर हमने आल्ट को यूज़ किया था, इस आल्ट के अंदर मैंने जो कुछ लिखा वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। मैं इसे फिर से सेट कर देता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और देखिए जैसे मैंने इसका पाथ ठीक किया तो मेरे पास इमेज आ गई। अब हमने थोड़ी देर पहले लिंक के बारे में बात की। अगर हम चाहें तो हम लिंक की जगह पे ना एक तस्वीर लगा सकते हैं। जैसे गूगल का लिंक था तो मैं चाहता हूँ लिंक की जगह पे ना गूगल का ना एक आइकन आ जाए, जैसे यूज़र उस पर क्लिक करे वो सीधा शिफ्ट हो जाए गूगल की वेबसाइट पे। तो उसे कैसे करते हैं हम, आइए करके देखते हैं। मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट। अब कमेंट क्या होते हैं मैं साथ साथ बताता जाऊँ। कमेंट हमारे कोड की वो लाइनें होती हैं जो कि हमारे वेब पेज पे नज़र नहीं आ रही होती। हम जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कमेंट ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि हम उसे दोबारा देखें या कोई और डेवलपर उस प्रोजेक्ट को आकर देखे तो उसे पता हो कि नीचे कौन सा हमने कोड लिखा है। तो हम कमेंट काफ़ी ज़्यादा लिख रहे होते हैं तो इस तरह से हम कमेंट लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ। अगेन मैं इसके अंदर पाथ दूंगा https://www.google.com। उसके बाद मैं इसके एंकर के अंदर ये जो मेरा टैग है ना इसके बाहर जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते थे वहाँ पर मैं इमेज को इंक्लूड करूँगा। अब यहाँ पर मैं इमेज दूंगा। अब इमेज मैंने इमेज के फोल्डर में रखी हुई थी, जैसे मैंने इमेज लिखा मेरे फोल्डर का नाम आ गया और उस फोल्डर के अंदर मेरी तस्वीर थी वो आ गई। अब इसमें भी हमारे पास आल्ट का ऑप्शन होता है तो इसमें लिख देता हूँ दिस इज़ गूगल लोगो। तो ये हमारा जो आल्ट है उस वक्त नज़र आ रहा होगा जब हमारी जो तस्वीर है वो लोड नहीं हो पा रही होगी। तो इसे मैं करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें हमारे जो लिंक था हमारा उसकी जगह अब हमारे पास एक इमेज आ रही है। जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ तो देखें मैं दोबारा से शिफ्ट हो गया अपने गूगल के पेज पे। तो इस तरह से हम लिंक की जगह पे ना कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, चाहे आप जो भी तस्वीर लगाएं। इसके साथ साथ HTML5 हमें इमेज के साथ साथ वीडियोस की भी एबिलिटी देता है कि हम अपने पेज में वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस किस तरह से आइए करके देखते हैं। उसके लिए सिंपल मैं सबसे पहले एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस आ जाए, या फिर लाइन ब्रेक की जगह मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा अपनी वीडियो। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँगा सोर्स। अब सोर्स आपका कोई भी लिंक हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक वीडियो का फोल्डर बनाया हुआ था, तो मैं जैसे ही फोल्डर का नाम लिखता हूँ उसके अंदर जितनी भी फाइलें वो यहाँ पर आ रही है। मैं इसे करता हूँ क्लिक, तो मेरी जो वीडियो है वो इसमें ऐड हो चुकी है। अब मैं इसे करता हूँ सेव,
जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, हमें इसका साइज़ जो है वो मैनेज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ इसकी विड्थ से सेट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ और इसके अंदर विड्थ मैं दे देता हूँ 400। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी जो वीडियो थी उसका साइज़ छोटा हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर ना तो ये वीडियो चल रही है, ना इसके ऊपर ऑन ऑफ का आइकन नज़र आ रहा है, ना साउंड का आइकन नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंट्रोल, ये कीवर्ड है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल लिखता हूँ और इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब देखिए मेरे पास मेरी वीडियो के ऊपर सारे के सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं। मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, मैं इसे इसकी वॉइस में बंद कर दूँ, मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, इसे चला सकता हूँ। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ कि मेरी वीडियो जब चले तो वो म्यूटेड हो, यहाँ पर देखें ये म्यूटेड नहीं थी। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से, अब यहाँ पर देखें ये म्यूट नहीं है। जैसे मैं इसे चलाऊंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब इस तरह से इसकी वॉइस भी आ रही होती है। तो मैं चाहता हूँ जब मेरी वीडियो चले, जब मेरा पेज ओपन हो तो मेरी वीडियो म्यूट हो। तो उसके लिए हम म्यूटेड यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर म्यूटेड यूज़ करता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें अब मेरी जो वीडियो है वो म्यूटेड आ रही है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम म्यूटेड ही रखें वीडियो को। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ कि जैसे ही मेरी वीडियो ख़त्म हो वो दोबारा से खुद ब खुद शुरू हो जाए। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर देखिए मैं अपनी वीडियो को ना थोड़ा लास्ट में लेकर जाता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ। तो देखिएगा जैसी वीडियो एंड होती है ना, ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। देखिए वो दोबारा से चलना शुरू हो गई है खुद ब खुद। तो इस तरह से हम लूप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है वीडियो के अंदर, विच इज़ पोस्टर। अब पोस्टर क्या होता है, जब भी हम लेट्स सपोज हम YouTube की बात कर लें तो YouTube के ऊपर जितनी भी वीडियोस होती हैं उनके एक थंबनेल होता है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है। वही थंबनेल हम अपनी HTML के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, जिसे हम पोस्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को ना ये वाली इमेज देकर देखता हूँ जो हमने पहले लगाई, ये वाली ये इमेज मैं इसको एज अ पोस्टर देकर देखता हूँ। यहाँ पर देखें तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अपनी इमेज के फोल्डर में जाऊँगा और उस इमेज के फोल्डर के अंदर मेरी इमेज जो रखी है मैंने उसे क्लिक कर दिया। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें मेरी जो वीडियो थी उसके ऊपर अब एक पोस्टर आ चुका है, एक थंबनेल आ चुका है। अब जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ये ख़त्म हो जाएगा और फिर से मेरी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वीडियोस की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी हैं वो आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे, वो हमने आपके लिए छोड़ दी हैं। इसके अलावा HTML5 में हम ऑडियोज़ को भी ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। वो हम किस तरह से करेंगे, चलिए आइए थोड़ा करके देखते हैं इन्हें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑडियो और यहाँ पर अगेन मुझे सोर्स देना होगा। मैं अपने फ़ोल्डर का नाम लिखता हूँ जो कि मैंने अपने फ़ोल्डर में बनाया था ऑडियो का, और उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है, मैं उसे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी फ़ाइल आ चुकी है। अब अगेन मैं इसे कुछ एट्रीब्यूट दूंगा जैसे हमने वीडियो को दिए थे। मैं इसे एक कंट्रोल का एट्रीब्यूट देता हूँ जिससे कि इसके कंट्रोल बटन सारे के सारे आ जाएंगे, और साथ में मैं इस पर एक लूप का फंक्शन लगा देता हूँ कि जैसे ही ये ऑडियो एंड हो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से शुरू हो जाए। और एक और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ म्यूटेड, कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो और ओपन हो तो हमारी जो वॉइस हो वो ना आ रही हो, तो म्यूटेड हो। तो मैं इसे करता हूँ सेव, और एक और छोटा सा काम कर लेते हैं इसमें। मैं यहाँ पर ना एक हॉरिजेंटल लाइन दे देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस हो। तो ये हॉरिजेंटल लाइन, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये हमारी ऑडियो आ चुकी है। तो अगर आप इसे क्लिक करें तो देखें इसके फंक्शंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, सारे बटन्स। ये उसी की वजह से हो रहा है जो कि हमने कंट्रोल्स की बात की थी, और साथ में ये म्यूटेड आ रही है। तो इसे मैं करता हूँ बंद, वापस चलते हैं अपने एडिटर में। तो इस तरह से आप HTML5 के अंदर वीडियोस पे भी काम कर रहे होते हैं, ऑडियोज़ पे भी काम कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाता है आई फ्रेम। अब आई फ्रेम का काम क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अपने वेब पेज के ऊपर किसी और वेबसाइट को दिखाना होता है, या फिर किसी और वेबसाइट की वीडियो को अपने वेब पेज पे दिखाना होता है। लेट्स सपोज मेरे पास यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो है और मैं चाहता हूँ वो वीडियो मेरे वेब पेज पे नज़र आए। तो ये हम कर रहे होते हैं सारा कुछ आई फ्रेम से। तो आइए करके देखते हैं इसे। अगेन मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन दे दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई फ्रेम। चलिए यहाँ पर हम आई फ्रेम अपना लिखते हैं।
आई फ्रेम के अंदर हम पहले वो सोर्स दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी सोर्स दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं विकीपीडिया का सोर्स देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, सर्च करता हूँ विकीपीडिया। लेट्स सपोज विकीपीडिया। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती कि आप आई फ्रेम में उनकी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे दिखाएं, लेकिन विकीपीडिया जो है वो हमें अलाउ करता है। कुछ और वेबसाइट्स भी हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं कि हम उनकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे दिखा सकें। तो विकीपीडिया को आइए करके देखते हैं। मैं इसे करता हूँ क्लिक, मेरे पास आ गया इसका यूआरएल। मैं इसे करता हूँ कॉपी, जाता हूँ अपने एडिटर में, इसे करता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है फ्रेम बॉर्डर का। ये कुछ नहीं होता, हमारी जो तस्वीर होगी हमारी वेबसाइट की उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये नीचे एक विकीपीडिया की पूरी वेबसाइट आ रही है जिसे कि मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ और पूरी की पूरी यहाँ पर शो हो रही है। मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर विड्थ यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसे विड्थ दे देता हूँ लेट्स सपोज 500। सेव, मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखिए इसका साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है। मैं जैसे इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम आई फ्रेम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। हमने लिंक के बारे में बात की, हमने ऑडियो, वीडियो, इमेज और आई फ्रेम के बारे में बात की। ये जितनी भी चीज़ें हैं देखने में समझ तो आ जाती हैं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं होने वाली। तो अच्छे तरीके से इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कोड लिखिए, खुद से वो फोल्डर बनाइए जैसे कि मैंने बनाया था। इमेज में और कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसी तरह आई फ्रेम को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 बातें बताई थी आई फ्रेम में, मैंने वीडियो का भी कहा था और मैंने वेबसाइट का भी कहा था। वेबसाइट मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी कि किस तरह हम अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। वीडियो मैंने आपके लिए छोड़ दी, तो वो आपकी असाइनमेंट है। आप खुद करके देखें कि किस तरह से हम वीडियो को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वीडियो का पाथ इसमें शामिल कर देना और फिर वो वीडियो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो जितना भी कोड हमने किया आप उसे ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप कनेक्टेड।